चलिए चलिए चलिए। बड़े भाई आदरणीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जो गौरवधारक वरिष्ठ अधिवक्ता है, हमारे बीच उपस्थित है, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आज के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर एवं वर्तमान में MLC आदरणीय रामसिंह सिंगर जी होंगे, जो अभी 10 मिनट में आने वाले हैं। विशेष अतिथि के रूप में इस राजकीय संग्रहालय के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी अभी 10 मिनट में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। हम 10 मिनट में अपना ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आज इस सभागार में हमारे बहुत ही अभिनंदित सहयोगी श्री संजय राष्ट्रवादी जी, जो कि कई संस्थाओं में बहुत अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और बहुत ही समाज सेवा का मतलब जो भी सुख दुख में जिसके काम करते हैं सभी में उनकी भागीदारी रहती है। उनको इस सभागार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे महोबा से हमारे ताऊ जी लक्ष्मीनारायण जी के सुपुत्र और सरजू प्रसाद जी और उनके सुपुत्र कौशल जी के परिवार से सभी बच्चे, सभी बंधु आए हुए हैं। इसकी मैं अपार प्रसन्नता है कि वहाँ से सभी लोग आज हम सबके बीच में हैं। हम सबका यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे जो आज महोबा से लोग आए हुए हैं उनमें अवधेश जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और हमें अपार प्रसन्नता है कि महोबा से इतनी अच्छी उपस्थिति आज देखने को मिल रही है। हमारे मध्य इंजीनियर सुभाष अग्रवाल हम लोगों के बीच में है। संतोष कुमार गुल्लन आ चुके हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर सतीश अग्रवाल जो कि हमारे बड़े भाई साहब महेश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं। अशोक अग्रवाल, एडवोकेट प्रदीपकांत अग्रवाल, हम सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सारे सतीश के सुपुत्र सौरभ बंधु, शशिकांत जो कि गौरव में अधिवक्ता है, उनका भी स्वागत, वंदन। ऋषिकांत अग्रवाल जो कि गौरव में अधिवक्ता है, उनका भी स्वागत, वंदन। हमारे मध्य हमारी सासू माँ सावित्री देवी निर्धारी जी
उपस्थित है, बहुत खुशी की प्रसन्नता की बात है। हमारे सारे पदम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम हमारे परिवार से हमारे बड़े बेटे जो कि हैदराबाद से आए हैं अभिषेक, उनसे छोटे बेटे रोहित जो कि वंश वाटिका पुस्तक का विमोचन है। उनके परिवार के सभी उपस्थित परिजनों का संस्कार भारती की तरफ से हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आज की पावन बेला पर सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। भाई साहब ने हमारे जो वंश वाटिका लिखी है, बड़े एकाग्र होके, बड़ी हमने भी कई बार देखा है उनके पास जाके, और चिंतन करके लिखी है। बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में आए हैं महेंद्र वर्मा जी, कर्कश लोक नाट्य कला के अध्यक्ष, उनका भी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संजय राजपाली से निवेदन करता हूँ, आए। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वंश वाटिका, जो कि हमारे श्रद्धेय नरेश अग्रवाल जी, जो हमारे संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री हैं, और आपके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में संस्कार भारती भारतीय संस्कृति, संस्कारों और कला और संस्कृति के लिए और साहित्य के लिए काम कर रही है। हम सभी कला साधक आदरणीय नरेश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर झांसी में भी सतत काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन हमें मिला, हम सौभाग्यशाली हैं। आदरणीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा लिखित ये पुस्तक, जो बहुत ही कम समय में, बहुत जल्द आपके हाथों में होगी, आपके अवलोकनार्थ आप इसका अवलोकन करेंगे। आपको किताब पढ़ने के बाद, इस पुस्तक को, इसका अध्ययन करने के बाद, आपको इसमें जो इन्होंने शोध किया है, रिसर्च किया अपने परिवार को लेकर, जहां हमें अपने परिवार की 2 से तीसरी पीढ़ी याद नहीं रहती। हम अगर पिताजी के बाद दादाजी के नाम, ज्यादा से ज्यादा परदादा का नाम हम लोग याद रखते हैं। ऐसे समय में 10 पीढ़ियों का पूरा लेखा जोखा, पूरा परिवार का ब्यौरा आपने कैसे एकत्र किया अपने परिवार से, आप सभी के सहयोग से संभव हुआ। आप सभी स्वजन हैं, परिजन हैं, और आप सभी ने उनको वो पूरा विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराया, और आज ये पुस्तक तैयार होकर के, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये आपके खजांची परिवार की जो संस्कृति है, आपके संस्कार हैं, आपके रीति रिवाज हैं, जो हमारी, जो आने वाली पीढ़ी में संप्रेषित होना बहुत जरूरी था। हम बहुत सी चीजें भूलते जा रहे हैं। जब जिन चीजों का दोहराव नहीं होता, जिन चीजों को हम करना छोड़ देते हैं, जैसे आप में बहुत से यहाँ बुंदेलखंड की महिलाएं हैं, शायद आप सुआटा, नौरता, लगभग भूल चुके होंगे, आपको याद होगा, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है उन बच्चों को पता नहीं। ये इसलिए पता नहीं है कि हमने इन्हें करना छोड़ दिया। जब हम कोई चीज करना छोड़ देते हैं तो वो लुप्त प्राय हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आज यही कारण है कि हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, और उन जड़ों की ओर लौटना, उसका एक जमीनी स्तर पर प्रयास किया है आदरणीय नरेश अग्रवाल जी ने। आपको उन जड़ों से जोड़े रखने का प्रयास किया है। यह पुस्तक में उन्होंने कितनी मेहनत की है, मैं देखता रहा हूँ। काफी समय से वो लगातार इस पुस्तक के लिए काम कर रहे थे, और
उनका समर्पण सतीश चंद्र अग्रवाल को आमंत्रित करते कृपया आए और हमारे बड़े भाई साहब जो कि आज अध्यक्षता कर रहे हैं रमेश्वर जी का बैच अलंकरण अग्रवाल का बैच अलंकरण कर रहे हैं। अगले बैच अलंकरण मुख्य अतिथि आदरणीय रामपीर सिंह जी के बैच अलंकरण के लिए हम संतोष गुल्लन को आमंत्रित करते हैं। ये हमारे मुख्य अतिथि सिंगल जी का बैच अलंकरण बैच अलंकरण करेंगे सर सामने के लिए अभी लगाने के बाद जी सर हाथ लगा लीजिए सर। महोबा से आए हुए अवधेश जी सर सर चार सर सर हाथ लगा लीजिए सर। अगला बैठकरण के लिए हम
प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे भैया जी स्वागतम स्वागतम आइए आपका स्वागतम 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 आइए आपका स्वागतम आप आए यहाँ धन्यवादित है हम शुक्रिया आपका किया हम पे करम आप आए यहाँ धन्यवादित है हम शुक्रिया आपका किया हम पे करम आके रौनक बढ़ा दी दिल में ज्योति जगा दी आके रौनक बढ़ा दी दिल में ज्योति जगा दी ये दुआ है हमेशा मिले हम स्वागतम 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 आइए आपका स्वागतम 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 आइए आपका स्वागतम फूल के माल सबने बांटे यहाँ हम हैं प्रेम की माला पहनाते फूल के माल सबने है बांटे यहाँ हम हैं प्रेम की माला पहनाते आपके आने से है ये रौनक बढ़ी आपके आने से है ये रौनक बढ़ी ये दुआ है हमेशा मिले हम ये दुआ है हमेशा मिले हम स्वागतम स्वागतम Disconnected. तुम आपने मन से पैक कराई बोलिए भाई कोई हेल्प करिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा कागज भी एक जगह रखना है हाँ सब कागज इकट्ठा कर देंगे तो अच्छा लगेगा एक बार जोरदार तालियों से यह पुस्तक बहुत ही जल्द आप सभी के हाथों में होगी और इसका आज जो लोकार्पण हुआ है विमोचन हुआ है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई, क्या इसकी अवधारणा है, इसके पीछे की क्या प्रेरणा है, कहानी है, भाई साहब के मन में ये विचार कैसे आया इस पुस्तक को लिखने का, ये 10 पीढ़ियों के जो वंशावली है उसको सहेजने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, ये सभी जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय नरेश चंद्र अग्रवाल जी को। जैसा कि मैंने बताया संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री हैं और हम सभी के मार्गदर्शक हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और उस पुस्तक को लिखने के पीछे आपका क्या ध्येय है उसको यहाँ पर सभी के सामने प्रकट करें। आदरणीय नरेश चंद्र अग्रवाल जी। 5 वर्ष पूर्व मिली थी, तब से मैं बराबर सोचता रहा कि अपने परिवार पर इस तरह की एक पुस्तक लिखूं
जो कि आगे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी सबको अपने लोगों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पूरी जानकारी मिले और आगे जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भी एक दस्तावेज सुरक्षित रहे, जो कि हमेशा उनको जानकारी मिलती रहे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी पुस्तक लिखने का अवसर मिला जो अपने कुटुंब विशेष की कथा यात्रा है, फिर भी पठनीय और ग्राह्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। हो सकता है कि इस पुस्तक पर कुछ असहमति हो, क्योंकि दृष्टिकोण अनेक हो सकते हैं, अपनी अनुभूतियाँ अलग हो सकती हैं और अपने अनुभव भी, लेकिन इस विविधता में एक बात समरूप होती है जिसे पारिवारिक अथवा सामुदायिक सौहार्द कहते हैं। सौहार्द ही व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के बीच सेतु का निर्माण करती है, आख्यायिका है, लेकिन इसी के साथ इसका परिवार से अलग बस इतना महत्व है कि जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे उन्हें भी अपने परिवार और समुदाय के प्रति विस्मृत हो चुकी जिम्मेदारियों का पुनर्ध्यान हो सकेगा। यदि यह पुस्तक छापी न गई होती तो सभी परिवारजन अपने पूर्वजों तथा वर्तमान परिवारजनों के विषय में अनजान तथा अंधकार में रहते। अंत में मैं अपने सभी परिवारजनों का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने परिवार का फोटो सेट में विवरण उपलब्ध कराया, जिससे हम पुस्तक लिखने में समर्थ हो सके। विशेष रूप से हम श्री ब्रह्मानंद जी, सुभाष चंद्र जी, संतोष गुर्जर जी, रविकांत जी, संजय राष्ट्रवादी जी, जो कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सहकारी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार पवन तूफान जी के आभारी हैं, जिनका सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है। इस पुस्तक को, ये पुस्तक वैसे तो केवल खजांची कुटुंब के परिवार पर, वंशावली पर ही लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अन्य परिवार के लोग हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे अपने परिवार की कहानी हो सकती है। हमें भी इस संबंध में विचार करना चाहिए और हमें भी इस तरह के कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। हम अब इस पुस्तक की समीक्षा के लिए श्री संजय तिवारी राष्ट्रवादी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने विचार रखें इस पुस्तक के बारे में। क्या उनके विचार हैं, क्या इसमें कमियां हैं या क्या इसमें सुधार हो सकता है। संजय राष्ट्रवादी। नए कमरे में ये आप हैं जिसने संभाल रखा है गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आप सभी को बधाई और आप सभी का आभार। आदरणीय नरेश चंद्र अग्रवाल जी को बधाई। हम अक्सर दोष देते हैं नौजवानों को, नई पीढ़ी को, कि आज की युवा पीढ़ी संस्कारित नहीं है, उनमें संस्कार नहीं है, उनमें वो भारतीय मूल्य नहीं है। तो इसका दोष क्या उन बच्चों का है? इसका दोष हमारा अपना है कि हमने उन युवाओं में, नई पीढ़ी में जो संस्कार हमें विरासत में मिले हैं, उन संस्कारों का संप्रेषण नहीं किया। आदरणीय नरेश चंद्र अग्रवाल जी ने इस पुस्तक के माध्यम से अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, खजांची परिवार को वो संस्कार, वो संस्कृति देने का एक बहुत सराहनीय, अनुकरणीय प्रयास किया है। एक बार इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन किया जाए। ये सभी समाज के लिए, सभी परिवारों के लिए, सभी कुटुंब के लिए ये अनुकरणीय प्रयास है। हम सभी को आदरणीय नरेश चंद्र अग्रवाल जी से प्रेरणा लेकर इस तरह का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो देश या परिवार या समाज अपना इतिहास भूल जाता है, वो अपना अस्तित्व खो देता है। ये हमारा जो अस्तित्व है हमारे बुजुर्गों से है, हमारे पूर्वजों से है। आज खजांची परिवार की पहचान है तो आपके पूर्वजों से है।
उस पहचान को, उस विरासत को, धरोहर को आपको सौंपने का काम किया है नरेश चंद्र अग्रवाल जी ने। निसंदेह बधाई के पात्र हैं और इनका लगातार अनवरत रूप से जो काम किया गया है, इन्होंने इसका संग्रह किया। मेरी अक्सर बात होती थी, भाई साहब किताब का काम कहाँ तक पहुंचा। भाई साहब बताते रहते थे लगातार कि अब ये संग्रह होता जा रहा है, सबसे मिलता जा रहा है। और मिलके जब ये प्रेस में पहुंची तो मैं प्रेस में भी भाई साहब के साथ कई बार बैठा, कई बार चित्रों पर भी चर्चा हुई। और भाई साहब ने चूंकि लगन से और समर्पण भाव से इस पुस्तक को तैयार किया है, आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसका वजन, इसकी कीमत आपको पता लगेगी। और भाई साहब ने बड़े सरल भाव से इसकी कीमत को रखा है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके प्रथम पृष्ठ पर ही इसकी कीमत लिखी हुई है। वो है आपका स्नेह और आपका प्यार। आपका स्नेह और प्यार ही इसकी कीमत है, जो कि भाई साहब ने इस किताब का मूल्य रखा। भाई साहब जब आजमगढ़ से झांसी आए, झांसी जब पहले आजमगढ़ पोस्टेड रहे और अवकाश प्राप्ति के बाद जब भाई साहब आए तो हमारी भाभी जी संस्कार भारती में बहुत सक्रिय थी। भाई साहब तो बस पीछे रहते थे, लेकिन भाई साहब ने संस्कार भारती में उतनी रुचि नहीं दिखाई। लेकिन भाभी जी की सक्रियता को देखते हुए भाई साहब ने भी यहाँ पर अपना योगदान देना शुरू किया। और भाभी जी का हम सभी, हमारी संस्कार भारती महानगर इकाई दुर्भाग्यशाली रही कि ज़्यादा सानिध्य भाभी जी का और मार्गदर्शन, उनका अनुभव, रंगमंच को लेकर उनका अनुभव जो था बहुत ही समग्र अनुभव उनका रहा। आजमगढ़ में उन्होंने रंगमंच में बहुत नाम कमाया और अनेकों नाटकों की प्रस्तुतियां उन्होंने अपने निर्देशन में वहां पर दी। भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी वहां पर रही और अन्य संगठनों से आप जुड़ी रही, बहुत सक्रियता से उन्होंने काम किया। लेकिन झांसी आने के बाद मैं समझता हूँ 1-2 वर्ष ही हम उनका सानिध्य पा पाए और भाभी जी हमारे बीच से चली गई। उसके बाद मुझे लगा कि भाई साहब अब शायद, क्योंकि भाई साहब और भाभी जी का जो एक सामंजस्य था मैंने देखा, वो सामंजस्य भाभी जी के जाने बाद मुझे लगा कि शायद भाई साहब अब टूट ना जाए। तो हम सभी ने प्रयास किया कि भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार भारती में हम लोग जोड़ के रखें। और भाई साहब के अनुभव को देखते हुए, उनको जो भाभी जी का साथ में उन्होंने काम किया आजमगढ़ में, भाई साहब को यहाँ पर महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे आपके साथ महामंत्री, बतौर महामंत्री काम करने का सौभाग्य मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा चीज़ भाई साहब के जो है, मैं सीखना चाहते हुए अभी तक सीख नहीं पाया, भाई साहब का समय का अनुशासन। भाई साहब ने अगर 4 बजे का समय दिया तो भाई साहब 3:45 बजे उपस्थित होते थे। मैं भले ही 4:30 बजे, 4:15 बजे पहुंचूं, लेकिन भाई साहब 4:45 बजे पहुंचते। आज भी भाई साहब की वही अनुशासन है समय का, और समय का अनुशासन ही उनकी सफलता की निशानी है। मैं स्वागत करूंगा आदरणीय डॉक्टर शील कोपरा जी का। आप आए और स्थान ग्रहण करें आगे। डॉक्टर शील कोपरा जी हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं संस्कार भारती के। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने जो ये प्रयास किया, हम सबको प्रेरित किया है, हम सभी को एक मार्ग दिखाया है कि हम सभी अपनी जो विरासत हमें मिली है उस विरासत को सहेजने का प्रयास करें। इस पुस्तक में भाई साहब ने अपनी कुलदेवी का भी वर्णन किया है, जो आपके रीति रिवाज है उनका भी वर्णन किया है। जहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकते थे अपने कुटुंबों को, अपने परिवार को, वो देने का उन्होंने प्रयास किया है। सबको समाहित किया है, कहीं कोई रह ना जाए, कहीं किसी का चित्र रह ना जाए, सभी को, सभी के नाम। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो संकलन है, जहाँ चित्र दिए गए हैं उसी के साथ में उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है परिवार, उस शाखा का, जो कि ये जो वटवृक्ष खजांची परिवार है उसकी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं के जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो मुखिया हैं, उन सभी को उन्होंने यहाँ पर चित्र के रूप में भी इस पुस्तक में सहेजा है। मैं बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे समाज को, पूरे झांसी बुंदेलखंड के समाज को, सर्व समाज को आपने प्रेरित किया है कि इस तरह से हम सभी अपने इतिहास को सहेजें और आने वाली पीढ़ी में उसको संप्रेषित करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो हम बच्चों को दोष भी नहीं दे पाएंगे कि बच्चों में कोई संस्कार नहीं। हम अपना काम करके जाएं, बच्चे उसको सहेजेंगे, जैसे कि आज नरेश चंद्र अग्रवाल जी ने सहेजा है और अपनी पीढ़ी को सौंपा है।
मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, आदरणीय नरेश चंद्र अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ कि इस तरह का अनुकरणीय आपने सत्मार्ग हम लोग को दिखाया है, हम लोग उस पर चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। और हम बरखा बेटी को आमंत्रित करते हैं। बरखा आए और इस पुस्तक के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित मम्मी भी यहाँ सबके बीच होती तो आज उनको बहुत अच्छा लगता। तो आज हमारे परिवार की किताब का विमोचन है। ये सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के इतिहास, संस्कारों और यादों का एक जीवंत दस्तावेज है। इस किताब में हमारे बुजुर्गों के अनमोल अनुभव, कहानियाँ और परिवार के सफ़र को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये पुस्तक ना सिर्फ हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य उपहार है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ पापा को, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने के बारे में सोचा और इस कार्य को पूर्ण भी किया। उनकी ये मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक हम सबके करीब होगी और इसे पढ़कर हम सब और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। धन्यवाद कि आप सब इस शुभ अवसर पर यहाँ आए। धन्यवाद आप सभी। बड़े जनों को से मुझे प्यार चाहिए और सभी बड़ों को मेरा प्यार देना चाहता हूँ। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, एक तो जैसा कि मेरी बहन ने बोला कि इस पुस्तक के विमोचन के लिए, जो कि हमारे परिवार के बारे में, हमारे कुटुंब के बारे में, 10 पीढ़ियों के बारे में मुझे पता करती है। सारी जानकारी इकट्ठा करके पापा ने जो बनाया है उसके बारे में, और इस मामले में अपनी मम्मी का थोड़ा सा श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी इस बुक को अच्छे से पढ़ के अपनी 10 पीढ़ियों के बारे में पता लगा सकेंगे। धन्यवाद। सुभाष जी कुछ बोलेंगे? सुभाष। और प्रकाश लिखधारी, हमारे मध्य प्रकाश लिखधारी भी हमारे काले साथ उपस्थित हैं, सपरिवार। शिवा लिखधारी और हमारे लाला जी, सभी मुन्ना लाल जी, अशोक जी सभी उपस्थित हैं, सभी का स्वागत है। प्रकाश जी बोलेंगे? और सामने बैठे हुए सभी हमारे सदनों में से अगर कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ कहना चाहे तो आमंत्रित है। अगर किसी को भी अपनी कुछ बात रखना हो इस पुस्तक के बारे में, चाहे समाज, अपने कुटुंब के बारे में, तो अपनी बात यहाँ के रख सकता है। एक नहीं तो हम अब एकता, एकता अग्रवाल आमंत्रित करते हैं कि एक परिवार गीत हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें।
हमदर्द परिवार की एवं हर्षिता अग्रवाल जो हमारी बड़े बेटे की बेटी है और हैदराबाद से आई है, हर्षिता बुलाते हैं जो वो कुछ कहना चाहती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत की है बुक लिखने में। यहाँ तक कि जब 2-3 महीने पहले जो है वो हैदराबाद आए थे हमारे घर में, तो डेली वो 2 घंटा स्पेंड करते थे इस बुक पे लिखने के लिए। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बुक को एक रीड लगाए, एक बार पढ़े इस बुक को। मुझे इस बुक की ये अच्छी चीज़ लगती है कि जहाँ सब कुछ डिजिटल हो रहा है आजकल, उनने चूज़ किया कि वो बुक लिखना चाहते हैं। वो बहुत ही आजकल रेयर है, कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको लगता है कि जब डिजिटल है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। पर हमारे दादाजी ने मेहनत की है बुक लिखने में, और बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही थॉटफुल थॉट है कि उन्होंने हमारी जनरेशन की वो बुक लिखी है। और हमारी आगे वाली जनरेशन है जो हम छोटे बच्चे, हमारे पापा, मेरे भाई, मेरे जो बाकी भाई बहन है, कजन्स को भी पता चलेगा कि उनका बचपन कैसा गया है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि बुक पढ़िए। धन्यवाद। आदरणीय अतिथियों, परिवार के सदस्यों और प्रियजनों, आज हम सभी लोग माता जी की 9वीं पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की शांति एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हमें उनके द्वारा दिखाया गया मार्गदर्शन, उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षा और मूल्य हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। माता जी ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया और जीवन के कई क्षेत्र में अपना नाम किया। वह हमेशा समाज और संस्कृति के लिए अपना योगदान देती रही और आगे भी बहुत योगदान करना चाहती थी, पर भगवान के आगे हम सभी बेबस हैं और बहुत कम समय में वे हमें छोड़कर चली गई। माता जी को खोने का दर्द तो कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उनकी यादें हमें शक्ति और साहस मिलता है। आज के दिन हम अपनी माता जी के याद में कुछ पल बिताते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का दिन हमारे परिवार के लिए भी विशेष है, क्योंकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को संजोने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हम अपने परिवार के वृक्ष की पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं, जो हमारे परिवार की पीढ़ियों के अनुभव, संघर्षों और उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। यह पुस्तक न केवल हमारे परिवार के इतिहास को संजोएगी, बल्कि यह हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत भी होगी। इस पुस्तक के माध्यम से पिताजी ने अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक को लिखने के लिए पिताजी ने अपना काफ़ी समय लगाया। इस पुस्तक की जब उन्होंने कल्पना की और बताया तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि जब एक लेखक पुस्तक लिखने के लिए सोचता है तो वो अपने मन की भावना, मस्तिष्क में आने वाले विचारों को एक जगह बैठ के लिखता है। पर इस तरह के सब्जेक्ट पुस्तक लिखने के लिए कई लोगों की मदद चाहिए होती है, कई लोगों के प्रयास जरूरत होती है, कई जगह से इसको लिखने के लिए सामग्री इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी समय लगाने और अथक प्रयासों एवं परिवार के सभी लोगों की सहायता से आज यह पुस्तक के रूप में हमारे सामने है। आज के इस अवसर पर मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पुस्तक के निर्माण में अपना योगदान दिया है। आइए हम अपने परिवार के वृक्ष की पुस्तक वंश वाटिका को एक महत्वपूर्ण विरासत के रूप में संजोएं और इसे अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत ही प्रिय महापौर रहे हैं। आज विधान परिषद में आप हमारा झांसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके महापौर के जब कार्यकाल रहा, उसमें झांसी ने जो सर्वांगीण विकास देखा, उसका परिचय हम सभी को प्राप्त है। लगातार आज झांसी नगर निगम आगे बढ़ता जा रहा है और जो काम यहाँ पर हुए हैं वो इतिहास में दर्ज है। आपका कार्यकाल स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। मैं कार्यक्रम
कि हमारे मुख्य अतिथि चूंकि अभी किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, व्यस्तता है, तो भाई साहब का थोड़ा सा कहना है कि थोड़ा सा जल्दी फ्री कर दें। तो भाई साहब का आदेश मैं नहीं डाल सकता हूँ, तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हमारे अग्रज रामतीर्थ सिंघल जी से आप आए और आपका मार्गदर्शन और आप इस पुस्तक पर आपका क्या विचार है वो हम सभी को आपका आशीष मिले। ऐसे हमारे आदरणीय श्री रामतीर्थ सिंघल जी। साहित्य में एक ये भी लिखा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ी मार्मिक बात आपने कही है और मुझे अवसर मिल गया कि इस बात को मैं कहूँ कि व्यक्ति का कर्मों का कद बड़ा वो ऊंचा होना चाहिए और उसी से समाज में व्यक्ति की पहचान होती है, उसी से सम्मान मिलता है। तो किशन भैया ने एक जैसे संगीतकार नहीं होता है, सुर छेड़ते हैं, ऐसा ही आपने काम किया, प्रेरक का, कैटलिस्ट का। ऐसा चित्रकार के साथ है, बहुत अच्छे गायक भी हैं। गायक भी हैं तो वो तो सुरों को जानते ही हैं। खैर इस अवसर पर एक तो ये गौरवशाली अवसर है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। अभी संजय जी कह रहे थे कि मैं महापौर रहा हूँ, अब मैं विधान परिषद में सदस्य हूँ, तो महीने में 30 दिनों में 20 दिन और कभी कभी हर रोज 2-3 कार्यक्रम ऐसे आना जाना होता है कार्यक्रमों में। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में मैं पहली बार हाजिर हूँ। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम है और अलग हटकर के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रमेश चंद्र अग्रवाल, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बड़ी सूक्ष्म चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने भी संजय जी ने जो कुछ माइक से कहा वो उन्होंने मेरे कान में कहा कि आपके समय में झांसी का बहुत विकास हुआ। सुनकर अच्छा लगता है और मैं हमेशा कहता हूं कि पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। चर्चा नाम की नहीं, उसके काम की होनी चाहिए। और श्रीमान नरेश चंद्र अग्रवाल जी ने जो काम किया वो वास्तव में चर्चा के योग्य है, क्योंकि लेखन और साहित्य सृजन तो मुझे लगता है कि अनादिकाल से होता है। वेद शास्त्र भी लिखे गए, रामायण भी लिखी गई, गीता भी लिखी गई है, नाट्य शास्त्र की नाट्य कला पर भी पुस्तकें लिखी गई है, संगीत पर भी पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन ये एक अलग विषय निकालता है कि अपने परिवार, अपने कुटुंब के इतिहास को लिपिबद्ध करना, ये प्रयास मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है और इसीलिए ये अनुकरणीय है। जब आप और संजय जी इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व मेरे आवास पर आए थे मुझसे शुभकामना संदेश लेने के लिए, वो इसके दूसरे वर्ष पर ही मेरा शुभकामना संदेश। उस वक्त भी पूरी बात मेरी आदत है, पता नहीं कि मैं सवाल ज्यादा करता हूँ, पूछता हूँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो उसके बाद मैंने ये जो शुभकामना संदेश लिखा था वो सबको आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसमें मैंने दूसरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि वंश वाटिका में नरेश जी ने अपने कुटुंब की 10 पीढ़ी की वंशावली नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसन्नता का एक कारण और भी है कि प्रायः लेखक आत्म केंद्रित होते हैं। लेखकों का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो हम कुटुंब का इतिहास पढ़ेंगे इसमें,
लेखकों का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो लेखक आत्मकेंद्रित ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं। उन्हें अपने परिवारीजन, अपनी पृष्ठभूमि और वरिष्ठ जनों का ध्यान नहीं रहता है। संवेदनहीनता के दौर में यह कृतित्व अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय है और लोग भी इसका अनुकरण करें। इस अपेक्षा के साथ मैंने आपको शुभकामना दी थी। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने ऐसे साहित्य सृजन का साहस किया। साहस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो बिटिया पर बोल रही थी कि नेट और इंटरनेट, गूगल के जमाने में किताब कौन पढ़ना चाहता है। सब डिजिटल युग में ये जो फोर्थ स्क्रीन हमारे हाथ में है, ये फोर्थ स्क्रीन ने हमारे जीवन को बहुत एकांकी किया है, बहुत लापरवाह भी किया है। और इसमें हमें कुछ अच्छा मिल जाए इसके बजाय खराब ज्यादा मिल जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग और सदुपयोग दोनों हो सकते हैं। तो इस दौर फोर्थ स्क्रीन के टेक्नोलॉजी या डिजिटल के दौर में अब तो एआई भी आ रहा है, तो किताबें कौन पढ़ना चाहता है। लेकिन किसी शायर ने लिखा था कि किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबें बहुत कुछ कहना चाहती हैं। तो ये बड़ी एक कविता है, मुझे 2 ही लाइनें याद है, 2 बता रहा हूँ। तो किताबों का अपना महत्व, किताबों में विज्ञान की बातें हैं, किताबों में कृषि की बातें हैं, किताबों में खेल की बातें हैं, किताबों में गीत और संगीत की बातें हैं। तो किताब का कोई मोल नहीं। किताब का भौतिक मूल्य हो सकता है लेकिन वैसे किताब अनमोल होती है। आपने एक ऐसी किताब लिखी, नए विषय पर, नई विधा पर किताब लिखी, आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं। पुनः पुनः मैं आपको बधाई देता हूं। नई पीढ़ी का ये मार्गदर्शन भी है। अभी क्या है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति में तो लोग जीते जी भी अपने माता पिता को याद नहीं करते और उसके बदले क्या मनाते हैं वर्ष में एक दिन, मदर्स डे, फादर्स डे। दीदी बता रही है, कामनी जी मेरे सामने बैठी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की चित्रकार। तो ऐसे ही आप ही लोगों से मैं सीखता हूँ। तो जैसे घर में रहते हैं ना हम लोग, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। विदेशों का ये कल्चर है, पेरेंट्स अलग रहते हैं। हमारे देश में भी वैसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा है कि माँ अलग रहती है और बेटे अलग रहते हैं। शायद दिल्ली वगैरह में मैंने सुना है, थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग हैं वो, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो माँ अलग रहती है, बेटा अलग रहता है। तो ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में सब 10 जन्म में पहुंच गए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन ये बात ठीक है कि पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन प्रश्न यही है, हम लोग अगर अपने आसपास भी एक नजर डालें तो चाहे भाव हमारे उतने खराब ना हुए, लेकिन जाने अनजाने हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार धीरे धीरे काल्पनिक होते जा रहे हैं। आज बेटे की शादी करने के लिए अगर बेटी की तलाश हो तो बेटी के माता पिता ये चाहते हैं कि परिवार एकल परिवार, परिवार छोटा परिवार। संयुक्त परिवार हो तो उस परिवार में बेटी की शादी करना नहीं चाहते। और ये स्थिति दोनों तरफ है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों के पास बेटी ही है, कुछ लोगों के पास बेटा ही है। बेटी भी हर घर में और बेटा भी हर घर में। लेकिन जब अपनी बेटी ब्याहने की कल्पना होती है तो ये होती है कि किसी एकल परिवार में हम ब्याह करें। और जब बेटी बहू बनाकर लाने की कल्पना होती है तो ये लगता है कि हमारे संयुक्त परिवार में वो सबका ख्याल है। तो ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति जिसकी मैंने जिक्र किया इसीलिए किया कि ये पिंचिंग पॉइंट बने सब लोगों के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि वो सारी चीजें हम लोगों के हाव भाव में
व्यवहार में, आचरण में आ रही है। और आपने जो पुस्तक लिखी वो तो ठीक है कि हमने पुस्तक में लिखा कि हमारी 10 पीढ़ियों का ये क्रमिक विकास है, लेकिन रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने के लिए, रिश्तों की कशिश को बनाए रखने के लिए जो चीज चाहिए वो तो भाव ही है। भाव होते हैं तो सब होता, नहीं तो नहीं होता। और जब भाव होते हैं तो परिवार के प्रति भी उत्तरदायित्व समझ में आता है और पड़ोस के प्रति भी उत्तरदायित्व समझ में आता है, समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व समझ में आता है और राष्ट्र के प्रति भी उत्तरदायित्व समझ में आता है। आज जिसको देखो, जिसने संविधान की किताब पढ़ना तो बहुत दूर है, संविधान की पुस्तक को देखा भी नहीं हो, कवर पेज भी नहीं देखा हो, वो संविधान की बात करते हैं। यह आश्चर्य देखो आप। और संविधान में भी 2 चीजें हैं, अधिकार और कर्तव्य। तो 99.9% लोग सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। संविधान प्रदत्त ये अधिकार है, ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। कर्तव्य की बात करते हुए किसी ने किसी को सुना है क्या? ज्यादा नहीं वही होती है। और हमें सिखाना दूसरा पक्ष है। बच्चे भी अधिकार की बात करते हैं। किसी ने कहा कि बड़ी मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, बड़ी मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, जब माँ बाप ने पूछा हम किसके हिस्से। दोनों को अलग अलग, 2 पुत्रों को तो दिया नहीं जा सकता और एक पुत्र दोनों को रखना नहीं चाहता। हकीकत तो यही है, कड़वी बात तो यही है। तो पिंचिंग पॉइंट था कि पाश्चात्य संस्कृति, लेकिन हम अपनी संस्कृति से कितने दूर हैं। रामायण और गीता बहुत से घरों में तो होगी नहीं। रामायण होगी तो गीता नहीं होगी, गीता होगी तो रामायण नहीं होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों बहुत कम घरों में होंगी तो वो रखी रहती होंगी। कभी कभी होली दिवाली पर उनकी पूजा हो जाती होगी, लेकिन बच्चों को उसे पढ़ने के लिए कोई आग्रह निवेदन करता होगा, ऐसा बहुत कम करेगा। हम लोग खुद सोचे इस बात कि क्या हमारे घर में विवेकानंद जी का साहित्य है, क्या हमारे घर में कबीर का साहित्य है। कबीर को कक्षा 5, 6, 7, 8 में हमने पढ़ लिया, वो काफी नहीं है ना। कबीर दास जी ने व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर 2 लाइनों में ऐसा लिखा है जो बड़े बड़े ग्रंथ की भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कुटुंब भी बन जाएगा, परिवार भी बन जाएगा, समाज भी बन जाएगा, देश भी। लेकिन हम बच्चों को वही बात है, डिजिटल ही है। तो बच्चे बस क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों समय खराब कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। और किताबें उनको पढ़ने को नहीं। तो हम अधिकारों के बजाय कर्तव्यों की बात करें, और कर्तव्य चाहे माता पिता के प्रति हो या शिक्षकों के प्रति। आज 3 समाज के प्रमुख अंग हैं। एक तो बालक तो है, नई पीढ़ी जिसका हम निर्माण करना चाहिए। हर माता पिता अपनी नई पीढ़ी का ऐसा निर्माण करना चाहते जो अपने से भी बहुत आगे। तो बालक और पालक और शिक्षक 3 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तीनों में सामंजस्य नहीं। कर्तव्य की बात करें तो शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ पाठ्य पुस्तक और उसके सब्जेक्ट और उसके लेसन तक सीमित, जबकि शिक्षक का कर्तव्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। और माता पिता का क्या उत्तरदायित्व है?
मुझसे तो कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुड पेरेंटिंग। हमने जिस बालक को जन्म दिया उस बालक को क्या शिक्षा देनी है, क्या संस्कार देने हैं, ये हमको ही नहीं। हम ही उस जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। आपाधापी की जिंदगी में हम बच्चों को उतना समय भी नहीं देते हैं जितना अपेक्षित है, जिनको हमने जन्म दिया। तो ये आपने पुस्तक लिखी है, इसके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य हो सकते हैं। इस तरह इन सारी बातों को आप अपने साथ लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम अच्छा है। क्योंकि हमारे 2-3 घंटे कहीं किसी कार्यक्रम में रहे, कुछ देर मन से रहे, कुछ देर मन इधर उधर भी जाता रहा, स्थूल शरीर से यहाँ है, सूक्ष्म मन से कहीं है, और खाली हाथ गए तो बेकार ही है। कार्यक्रम में सहभागिता करें। ये पारिवारिक कार्यक्रम है, इसमें पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से हम सहभागिता करें, अच्छी बातों को अपने जहन में रख करके जाए। क्योंकि किसी ने कहा कि बच्चे को आप अच्छा खाना मत दो, अच्छे वस्त्र पहनने को मत दो। मत दो का मतलब ये कि अगर नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन बच्चों को अच्छे विचारों का उपहार चाहिए। उपहार, अच्छे विचारों के उपहार की कीमत बताता हूँ। आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, मेरी जेब में 100 रुपए का नोट है। आपने एक नोट मुझे दे दिया और मैंने अपना आपको दे दिया। आपकी और हमारी हैसियत में क्या फर्क? एक नए पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा। 100 रुपए के मालिक पहले आप थे और मैं भी था, और वैसे ही अब भी। लेकिन अगर अच्छे विचारों का एक उपहार आपने मुझे दे दिया और एक मैंने आपको दे दिया, तो मेरे विचारों में एक अच्छे विचार का उपहार बढ़ गया और एक अच्छे विचार का उपहार आप। इसलिए विचारों का उपहार, संस्कारों का उपहार नई पीढ़ी को, यही सतत प्रवाह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को मिलता है। और अच्छे संस्कार के जो परिवार होते हैं उन्हीं को खानदान हमारे इतिहास में कहा जाता है। अब तो खानदान, खजांची कुटुंब, ये जो स्टैंप है खजांची कुटुंब, खजांची कुटुंब, उसकी पहचान होनी चाहिए उसके संस्कारों से, उसके अनुशासन से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से। और वो निर्मित होगी जब हम सबका, आपका कुटुंब का सम्मिलित प्रयास हो। अलग अलग प्रयास से हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन परिवार के लोग पीछे छूट जाएंगे, रिश्तेदार पीछे छूट जाएंगे। तो फिर ये जो विरासत 10 पीढ़ियों की है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये किताब नहीं है, ये संदेश, और ये पौधा नहीं है। इसमें उन्होंने वटवृक्ष का चित्र लगाया है, लेकिन ये बीज है, बीजारोपण है। ये बीज अंकुरित होकर हमारे हृदय में वटवृक्ष बन जाए तब इसकी ये हमको करना चाहिए। और वैसे तो मैं सोच रहा था कि 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जितनी बातें याद आई आप लोग देख रहे होंगे, मैं पेन से लिख रहा था यही, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत रहती हैं तो पहले से तैयारी नहीं होती है। एक कार्यक्रम में मुझे और भी जाना है, लेकिन मैं 2 बातें कह करके अपनी बात को विराम भी दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उनका स्वागत अभिनंदन कर लूं। संस्कार भारती के अध्यक्ष श्री समीर भालेराव जी, जो बड़े संगीतज्ञ हैं और बुंदेलखंड का नाम भारतवर्ष में भी रोशन कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। संस्कार भारती के कोषाध्यक्ष श्री अशोक गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन है। प्रांतीय पदाधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार आदरणीय दीदी कामनी बघेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। चित्र बोलते नहीं है लेकिन कहते बहुत कुछ है। और 2 चित्रकार इस समय झांसी में के बहुत नामचीन चित्रकार मौजूद है, किशन सोनी जी और आप। तो चित्रों के माध्यम से भी आप लोगों ने बहुत कुछ बताया है समाज को, और बताना भी बताते रहिए। आप लोग बुंदेलखंड का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
संस्कार भारती के महामंत्री सीताराम जी कुशवाहा, कहाँ है श्री सीताराम जी कुशवाहा? हाँ, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गायन को, संगीत को, नाट्य कला को, चित्रकला को, जो आज के इस अर्थ युग में, शब्द नहीं मिल रहा, भाव मिला मुझे, अर्थ युग में जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिलता। मेरे भाव को समझ गए। अर्थ युग में चित्रकला को, संगीत कला को जो भाव मिलना चाहिए, ढूंढे पर तो मिल जाता है। अब समझ गया हूं मेरा इश्क। शादी ब्याह होती है तो स्टेज पर क्या होता है, चाहे कोई उस तरफ ध्यान ना दे, और पैसा भी खर्च होता है। वो पैसा अच्छे संगीत, अच्छे नृत्य पर, अच्छे नाटक पर अगर खर्च किया जाए तो समाज में बदलाव आ सकता है। अभी इन्होंने इस पुस्तक को मैं पलट रहा था तो इन्होंने कुछ कुरीतियों के बारे में भी लिखा है, मृत्यु घोष के बारे में भी लिखा है इस पुस्तक में। कुछ चीजें हम करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्या होता है कि सबने किया तो हम भी करें। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस बात को लेकर के हम अपने जीवन की बहुत सी अच्छी चीजों को बलिदान कर दें। तो लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। लोग क्या कहेंगे, लोग को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कह रहा है? जब लोग बात माननी थी तो लोग की भी मानी, और जब नीति की बात माननी थी तो नीति की। माता पिता की आज्ञा हुई कि बन जाना है तो बन जाने को तैयार हो गए। लेकिन पूरी अयोध्या, आप सब लोग कहते हैं बहुमत का ये निर्णय है तो बहुमत की बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन नेतृत्व तो वही कर सकता है समाज का, देश का, जो बहुमत के अलावा आगे के बारे में भी सोच सके। पूरी अयोध्या इसके पक्ष में थी क्या कि राम वनवास को जाए? रामायण में तो तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि पूरी अयोध्या के वासी, एक एक अयोध्या वासी रो रहा था, अनुनय विनय कर रहा था भगवान राम से कि वो वन को ना जाए। लेकिन रात में जब सारे अयोध्या वासी सो गए तो चुपचाप, बहुमत को नहीं माना उन्होंने, उस समय नीति को माना। और अगर नीति को नहीं मानते तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ी कहना। तो ये समझना, तो राम पढ़ने के लिए राम को पढ़ो भाई, कृष्ण को पढ़ो भाई, ये बताओ बच्चों को। विवेकानंद जी को पढ़िए। अभी अहिल्याबाई की हम लोग 300वीं जयंती मना रहे हैं 31 मई। 300 वर्ष पूर्व उनके किए गए कार्य मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ आदरणीय भाई कि उस समय 1767 में उनका शासनकाल प्रारंभ हुआ था, जन्म 1725 में हुआ। तो मुझे लगा उस समय उन्होंने इतना काम किया। आश्चर्य में डालने वाली बात है। लेकिन वही बात है कि हम किताबें पढ़ना तो चाहें। हम लोगों को तो लिए ये कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि हम लोगों को अहिल्याबाई की जयंती के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में जाना है, तो हम लोगों ने कुछ पढ़ने का प्रयास किया। तो वास्तव में वो प्रेरणा मिली कि हमें शायद ये किताबें बहुत पहले से पढ़नी चाहिए। तो पढ़ने लिखने की आदत डालिए, किताबों का संग्रह करिए, किताबों से फ्रेंडशिप करिए। और कभी कुछ चलते चलते अगर जीवन में सफलता मिल जाए, छोटी या बड़ी, तो भी इतराना नहीं। इतराने से गड़बड़ी हो जाती है। तो ना इतराना। और कभी कभी कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां ही व्यक्ति के जीवन में परीक्षा का काम करती है। वही उसको मांझने का, उसको गढ़ने का काम करती है। तो घबराना भी नहीं।
किसी संत ने कहा कि ना इतराना ना घबराना, सिर्फ मुस्कुराना और अपने फर्ज को निभाना, ये जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका। और किसी ने कहा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। तो संकल्प करके घर से निकलिए, जिंदगी को सुंदर बनाइए, अपने व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाइए, अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाइए, अपने समाज और देश के जीवन को भी सुंदर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।